नमस्कार दोस्तों राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, सोनीपत और रोहतक जो लोकसभा क्षेत्र हैं उन पर हम बातें कर चुके हैं। उनके जो अंतर्गत विधानसभा सीटें आती हैं उनकी भी बारी आ चुकी है, लेकिन आज बारी है जो मेरा संसदीय क्षेत्र यानी कि हमारा प्यारा हिसार है, और उससे मुझे अलग लगाव होना ही निश्चित है। और दोस्तों, आज़ादी के बाद जब से भारत में चुनाव की शुरुआत हुई थी तब से हिसार लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में है और इसने देश को गजब के नेता दिए हैं। इस वीडियो में हम उन नेताओं के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने हिसार के फलक पे तो छाए भी हो, इसके साथ देश भर में भी वो चमके। 1951-52 के पहले चुनाव में कांग्रेस के लाला अंचित राम जी निर्दलीय प्रत्याशी हरदेव शाही को हराकर हिसार के पहले सांसद बने थे। और लाला अंचित राम जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके पुत्र जो थे कृष्णकांत जी, वो कालांतर में भारत के उपराष्ट्रपति तक वो बने, उस पद तक वो पहुँचे। लाला अंचित राम जी अपने दौर के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। हिसार से सांसद चुने जाना हिसार के लिए भी कम गौरव की बात नहीं थी। और लाला अंचित राम जी का जन्म 19 अगस्त 1898 को अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अमृतसर और शिमला के सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षा हासिल की थी और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वो लाहौर में डीएवी कॉलेज में गए थे। 1921 में लाला लाजपत राय जी ने एक सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई थी। उसके जो पहले 3 मेंबर थे उनमें से वो एक थे। उन्होंने 1925 में सत्यवती देवी जी से अपना विवाह वो किया था और सत्यवती देवी जी भी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी। 26 अगस्त 1942 को अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी और जेल में अपना प्रदर्शन भी जारी रखा था। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी सत्यवती देवी अपने परिवार के साथ लाहौर के लाजपत भवन में रही और वहां रहते हुए उन्होंने हजारों विस्थापित शरणार्थियों के लिए भोजन का इंतजाम किया था। देश आज़ाद होने के बाद 1948 में वो अपने परिवार के साथ दिल्ली लौटी थी और सत्यवती देवी जी 26 अक्टूबर 2010 को 105 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। उस समय वो देश की सबसे उम्रदराज जीवित स्वतंत्रता सेनानी थी। लाला अंचित राम जी की 2 बेटियां थी, निर्मला और सुभद्रा, और एक बेटा था कृष्णकांत। बेटी सुभद्रा खोसला 13 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में जेल जाने वाली सबसे कम उम्र की फ्रीडम फाइटर थी। उनके बेटे कृष्णकांत जी स्वतंत्र भारत के 10वें वाइस प्रेसिडेंट वो बने और अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर रहे। लाला अंचित राम जी 1952 में हिसार से और दूसरी बार 1957 में पटियाला से सांसद चुने गए थे। उन्होंने जो भूदान आंदोलन था उसमें भी उनका बड़ा काम था और उन्होंने हिसार से लेकर सिरसा तक की एक पदयात्रा भी निकाली थी ताकि भूमिहीनों को, जिनके पास सरप्लस जमीनें हैं, वो जमीनें दे सकें। ऐसे थे लाला अंचित राम जी। अब 1957 का चुनाव आता है और 1957 में पंडित ठाकुरदास भार्गव जी निर्दलीय नेतराम जी को पराजित करके लोकसभा में पहुंचे थे। हिसार से सांसद चुने जाने वाले वो दूसरे नंबर पे थे और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव जी के वो बड़े भाई थे। ठाकुरदास भार्गव जी का जन्म 1896 में हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था और उन्होंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो थी बहुत प्रसिद्ध उस समय की कलकत्ता में, वहाँ से कानून की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद वो दिल्ली में और फिर हिसार में उन्होंने वकालत की थी। देश के विभाजन के बाद ठाकुरदास भार्गव जी के छोटे भाई डॉक्टर गोपीचंद भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने और जब पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय आदि जी ने एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी तो उसकी ओर से ठाकुरदास भार्गव 1926 में केंद्रीय असेंबली जो थी, जिसको भारतीय ब्रिटिश संसद आप कह सकते हैं, उसका सदस्य उनको चुना गया था। 1946 में कांग्रेस सदस्य के रूप में ठाकुरदास भार्गव ने फिर से केंद्रीय असेंबली में प्रवेश किया था। कानून के वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे और उनको भारत की संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया था। संविधान सभा में ठाकुरदास भार्गव जी ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए जाने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए थे। वे 1957 के संसदीय चुनाव में हिसार संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ठाकुरदास भार्गव जी बड़े ही उदार विचारों के व्यक्ति थे। महिलाओं को समान अधिकार देने की हमेशा वकालत किया करते थे। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बड़े उत्साह से भाग लिया और 13 दिसंबर 1962 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था।
उनके नाम पर हिसार में एक स्कूल भी है दोस्तों, जिसका नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और सौभाग्य से मुझे भी इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। और सही मायने में बताऊं तो स्कूल का उस समय जो वातावरण था, उसने मेरे जो विचार थे उनको एक नई दृष्टि प्रदान की थी। और मैं आज जो कुछ भी उसमें इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। 1962 के तीसरे आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के मनीराम बागड़ी जी ने कांग्रेस के घमंडीलाल बंसल को हराया था। बंसल जी इससे पहले 1952 में झज्जर रेवाड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1957 के चुनाव में झज्जर से उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के चौधरी प्रताप सिंह दौलता ने हरा दिया था। अब मैं मनीराम बागड़ी जी के बारे में भी आपको बता देता हूं, क्योंकि उनके बिना बताए बिना हिसार का ये जो चुनावी इतिहास है ये अधूरा ही एक तरीके से रहेगा। मनीराम बागड़ी जी अपने दौर के क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुरीद रहा करते थे उनके। और जब संसद में मनीराम बागड़ी जी बोला करते थे तो झड़ी सी लगा दिया करते थे। देश में कोका कोला को 1978 में बाहर करने में जो प्रमुख राजनेता थे उनमें से जॉर्ज फर्नांडिस और मनीराम बागड़ी की जोड़ी बहुत फेमस थी। मनीराम बागड़ी जी देश की संसद में कोका कोला की एक बोतल लेकर पहुंच गए थे और दावा किया था कि देखो इसमें मक्खी पड़ी हुई है। और देश के सांसद ही जब सुरक्षित नहीं है तो ये जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है ये आम आदमियों को कैसा कोल्ड ड्रिंक पिलाती होगी। और तब देश से कोका कोला की एक बार विदाई हो गई थी, ये बाद में लौटी है। और मनीराम बागड़ी जी का जो जन्म है वो 1914 में फतेहाबाद के भट्टू के पास ही एक गांव है पीली मंदोरी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। पहली बार 1962 में हिसार से वो जीते थे। उसके बाद 1980 में वो मथुरा से सांसद बने थे और इसके बाद वो हिसार में जनता पार्टी सेकुलर की टिकट पर सांसद बने थे। आज़ादी के बाद प्रदेश में मजदूरों के लिए 1952 में पहला आंदोलन चलाने का श्रेय भी मनीराम बागड़ी जी को जाता है। उनके इस आंदोलन से खेतों में काम करने वाले खेतीहर मजदूरों को उनकी ज़मीन का मालिक बनने का मौका उनको मिला। 5 साल तक उन्होंने ये लड़ाई जारी रखी और हर मजदूर को फ़ायदा हुआ था। 1960 में फिर उन्होंने देश की पहली पुलिस की यूनियन दिल्ली में बनाई थी और 24 घंटे जो पुलिस की ड्यूटी देते हैं उनके लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 1965 में सोशलिस्ट पार्टी के वो नेता बने और 1972 में जब बिजली कर्मचारियों का प्रदेश में आंदोलन चला तो ये आंदोलन भी उनकी देन है। चौधरी बंसीलाल उनसे काफ़ी खार खाते थे। 1973 में अध्यापक और कर्मचारियों के आंदोलन को भी उन्होंने गति दी। मनीराम बागड़ी जी जीवन में कभी भी रिक्शा में नहीं बैठे और कहते थे कि ये बहुत ही दुखदाई बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खींचे। वो खुद अपना खाना बनाया करते थे और अपने ड्राइवर और दूसरे व्यक्तियों को साथ बैठाकर खिलाते थे। 1967 में कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण गुप्ता जी ने मनीराम बागड़ी जी को हिसार में हराया था। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस के मनीराम गोदारा जी के हाथों मनीराम बागड़ी जी की फिर से हार हुई थी। संगठन कांग्रेस के रामकृष्ण गुप्ता जी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। 1977 में कांग्रेस को प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी और हिसार से चौधरी इंदर सिंह शौकत विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के जसवंत सिंह को हराया था। 1980 में जनता पार्टी के मनीराम बागड़ी जी ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदर सिंह शौकत को हरा दिया था। इंदर सिंह शौकत भी बहुत अच्छे नेता थे। वो जींद के डुमरखा गांव के ही रहने वाले थे। 1923 में उनका जन्म हुआ था और पंजाब के जाने माने राजनेताओं में उनका नाम था। 1957 से 1962 तक वो पंजाब विधानसभा के सदस्य भी रहे। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो इंदर सिंह शौकत को भी जेल में जाना पड़ा था। इसके बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो वो हिसार से सांसद बने। पेशे से इंदर सिंह शौकत वकील थे और प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। कई बार इस दौरान वो जेलों में भी उनको रहना पड़ा था। हरियाणा प्रजामंडल आंदोलन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी वो थे और जो पेप्सू की सरकार थी उसमें वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे थे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखा जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस चुनाव में हराया था। जनता पार्टी प्रत्याशी बलवंत राय तायल इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। लोकसभा में प्रवेश करने का चौटाला साहब का यह पहला और अंतिम प्रयास था। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। 1989 में जनता दल के जयप्रकाश उर्फ जेपी नाम के एक नए नेता का जन्म होता है और उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखा को ही हरा दिया था। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए
उसमें हिसार से चौधरी नारायण सिंह कटारिया जी विजयी हुए थे। उन्होंने जनता पार्टी के जयप्रकाश उर्फ जेपी को हराया था। 1996 में जयप्रकाश उर्फ जेपी हरियाणा विकास पार्टी में चले गए और उसके उम्मीदवार बने। उन्होंने समता पार्टी के लाला गौरीशंकर को हराया। कांग्रेस के जो सुरजीत सिंह थे वो इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर आते हैं 1998 के लोकसभा चुनाव, और 1998 के लोकसभा चुनाव में लोकदल के सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा ने हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश जिंदल को हराया था। इस चुनाव में समाजवादी जनता पार्टी के जयप्रकाश उर्फ जेपी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस के चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी चौथे स्थान पर रहे थे। 13वीं लोकसभा के लिए समय से पूर्व चुनाव हुए और इस दफा भी सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा यहां से सांसद बनने में सफल रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह डोमरखा को उन्होंने हराया था। 2004 में जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़े और इनेलो के सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा को हराने में वो सफल रहे। 2009 में चौधरी भजनलाल जी हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हिसार के रणक क्षेत्र में कूदे, और यह पहला अवसर था जब कांग्रेस से बाहर उन्होंने लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के बाहर रहते हुए लड़ा, और वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरी जो शक्ति का स्रोत है वो केवल कांग्रेस नहीं है, हिसार मेरा गढ़ है, केवल आदमपुर नहीं, हिसार में भी मैं हूं। और चौधरी भजनलाल के खिलाफ कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी को उतारा और इनेलो ने प्रोफेसर संपत सिंह को उतारा, लेकिन चौधरी भजनलाल इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में अच्छे खासे मार्जिन से जीतने में सफल रहे। इस चुनाव के बाद संपत सिंह जी का इनेलो से मन खट्टा हुआ था, और बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। जून 2011 में चौधरी भजनलाल जी का निधन हो गया और इसके बाद हुआ उपचुनाव। इस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई चुनावी मैदान में कूदे और इनेलो की ओर से अजय सिंह चौटाला ने मोर्चा संभाला। भिवानी को छोड़कर वो हिसार में आ गए थे और कांग्रेस ने जयप्रकाश जेपी पर दांव लगाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन उनकी बहुत शर्मनाक हार हुई। चुनाव कुलदीप बिश्नोई जी ने जीता, अजय चौटाला जी दूसरे नंबर पर रहे और जयप्रकाश उर्फ जेपी साहब की तो जमानत जब्त हो गई। संसदीय क्षेत्र के किसी भी हलके में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली थी, और ये चुनाव एक रिपोर्टर के नाते मैंने इसको कवर भी किया था और मुझे इसकी बहुत सारी बातें वैसे याद भी हैं। 2014 का चुनाव जो था लोकसभा का दोस्तों, वो उपचुनाव से भी ज्यादा रोमांचक था। कांटे का मुकाबला था। हरियाणा जनहित के सुप्रीमो और निर्विवाद जो सांसद थे कुलदीप बिश्नोई, उनके खिलाफ इनेलो ने इस बार चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के जो लाडले थे दुष्यंत चौटाला, उनको मैदान में उतारा था। ये चुनाव पूरी तरीके से जाट और गैर जाट में बट गया था और कांग्रेस ने 2.5 साल पहले लोकदली से कांग्रेस हुए प्रोफेसर संपत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया था और प्रदेश इस चुनाव के नतीजों पर आंख गड़ाकर बैठा हुआ था। कुलदीप बिश्नोई जी कितनी प्रभावी घेराबंदी कुलदीप बिश्नोई की हुई थी, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस चुनाव में कई कुलदीप खड़े किए गए थे और एक बुलडोजर वाला कुलदीप तो हजारों वोट ले गया था। यह चुनाव इनेलो के लिए भी जीवन मरण का सवाल था और दुष्यंत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई को चित कर दिया, लेकिन इस चुनाव में जाटों की बहुत बड़ी भूमिका थी दुष्यंत चौटाला को चुनाव जितवाने में, क्योंकि चुनाव पूरी तरीके से जाट और गैर जाट में था। संपत सिंह जी तीसरे स्थान पर रहे थे, उनको 1,00,000 वोट उस दौरान मिले होंगे। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपनी नई बनाई पार्टी जननायक जनता पार्टी के चुनावी निशान पर हिसार लोकसभा में मैदान में उतरे और उधर आईएएस की नौकरी छोड़कर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो भाजपा के चुनावी निशान पर हिसार में उन्होंने दस्तक दी। चौधरी भजनलाल जी के पोते भव्य बिश्नोई जी भी पहली बार चुनावी रण में कूदे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी ने इन दोनों लाल परिवारों के तंबू उखाड़ दिए और ब्रजेंद्र सिंह देश की संसद में पहुंचे और आज हिसार का जो नेतृत्व है वो ब्रजेंद्र सिंह जी करते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और इस कभी भी आरोपों की राजनीति वो नहीं करते हैं। मुझे बेसिकली वो ठीक इंसान लगते हैं राजनीति में। और अब दोस्तों 2024 सामने है। 2024 में हिसार किस करवट बैठेगा आप जरूर बताएं कमेंट करके। ये एक साथ के साथ सर्वे भी हो रहा है कि हिसार का जो लोकसभा सीट है उसको कांग्रेस या बीजेपी कौन इस सीट पे जीत दर्ज कर सकता है। आप अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बाकी लोग तो पुराने साथी हैं, उनका और हमारा दोस्ती का सिलसिला तो बहुत पुराना है, ये तो चलता ही रहेगा। अब एक एक करके हिसार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी कहानी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।